तुम्हारे फेवरेट एक्टर्स कौन हैं? सुरेखा सीकरी मैम एंड अमिताभ बच्चन। बहुत सारे, मतलब पुराने टाइम के ज़्यादा पसंद आते हैं मुझे, सुरेखा सीकरी क्यों ना आपके आपकी मतलब पसंदीदा कौन क्योंकि है? एफर्टलेस एक्टिंग करती हैं वो। ऐसा कोई कैरेक्टर नहीं है, चाहे बधाई हो या उनकी कोई पुरानी फिल्म हो, इवन सीरियल है उनका बालिका वधू जो था, ऐसी कोई एक्टिंग नहीं है, ऐसा कोई कैरेक्टर नहीं है जिसे वो जस्टिस ना दे पाए। वो बहुत अच्छा करती है, इसलिए मुझे वो बहुत अच्छी लगती है। मैं सीखना पसंद, मैं उनके हर कैरेक्टर से कुछ ना कुछ सीखने को चाहती हूँ, इसलिए मैं उनकी सारी फिल्म और सब देखती हूँ, इवन अमिताभ बच्चन का भी। अमिताभ बच्चन हाँ क्यों जी, पसंद है आपको? उनका डिक्शन बहुत अच्छा है, उनका कैरेक्टराइजेशन और समझ बहुत अच्छी है। तो आज के टाइम पे ऐसे एक्टर्स मिलते नहीं हैं। आज के टाइम पे अगर आप मुझसे फेवरेट पूछेंगे तो मैं किसी से रिलेट नहीं कर पाऊँगी। ऐसा नहीं बोल पाऊँगी कि मुझे एक्टिंग वाइज किसी से कुछ सीखने को मिल रहा है। मैं किसी को बुरा नहीं बोल रही, बट जो सच मुझे फील होता है मैं बस वही बता रही हूँ। एज एन एक्टर आप अपने आप को कैसे देखते हो? मतलब कि ऑफ कोर्स आई मीन अभी आप बहुत यंग हैं, हाँ आप जी। अभी आपको बहुत काम करना है अभी आपको, लेकिन बट स्टिल एक एक विजन क्या है? मतलब कि मे बी 10 years डाउन द लाइन, 15 years डाउन द लाइन, मतलब किस तरीके से आप किस तरह का काम करना चाहती हैं आप? ज़्यादा थिएटर करना चाहती हैं या ज़्यादा फिल्म्स करना चाहती हैं या टेलीविज़न करना चाहती हैं? आप क्या करना चाहती हैं? मैं फिल्म ज़्यादा करना चाहती हूँ, पर ऐसे प्रोजेक्ट्स जो यूनिक हो। कमर्शियल भी करूँगी तो भी यूनिक होने चाहिए, मतलब एक मोटिव होना चाहिए उसका, जो मुझे ऐसा लगे कि कुछ चेंज लेके आ रहे हैं। चाहे लोगों ने ज़रा सा 1% भी लोगों के माइंड में कुछ क्लिक कर रहा है कि हाँ ये थॉट है, इससे कुछ बदल सकता है, तो मुझे ऐसा काम करना है। बट एज एन एक्टर हमेशा आपको इस तरह के प्रोजेक्ट्स नहीं मिलेंगे, हाँ जी। है ना? मतलब बहुत कम मिलेंगे। मतलब लोग मतलब इवन जो बड़े बड़े कलाकार हैं, मतलब वो लोग 100 फिल्म कर लेते हैं और फिर बोलते हैं कि वो एक फिल्म थी जो हम मुझे बहुत पसंद थी, बाकी तो मैंने ऐसे ही किया, है ना? तो मतलब अक्सर जो हम समझते हैं, चाहते हैं, उस तरह के अपॉर्चुनिटीज़ नहीं आते। आई तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन नहीं आते हैं, है ना? कहीं ना कहीं आगे जाकर अपने आप को सस्टेन करना एज एन एक्टर वो भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। और बहुत सारे एक्टर्स हैं ना, मतलब कि कई बार जो कि बहुत मीनिंगफुल फिल्म्स होती हैं उनके बजट्स नहीं होते, जो कि हाँ वो जी। आपको हाँ ढंग जी। से पे नहीं कर सकते हैं। और अगर आप अपने आप को सस्टेन करना है तो आपको फिर वो एक कमर्शियल रेल्म में जाना पड़ता है, जहाँ पर मे बी आपको वो क्रिएटिव सेटिस्फैक्शन नहीं मिलेगा, लेकिन पैसे मिलेंगे। पैसे मिलेंगे तो सस्टेन कर पाओगे, आगे जाओगे तो मे बी आपको मीनिंगफुल फिल्म्स भी आएंगे। तो पैसा और क्रिएटिव सेटिस्फैक्शन के बीच में जो बैलेंस है, क्या आप उसको समझती हैं? और हाँ जी। मतलब कितना इंपॉर्टेंट है आपके लिए? सपोज अगर मैं एक एग्जाम्पल एक सिचुएशन दूं कि आपको पैसे की बहुत ज़रूरत है ना? तो एक फिल्म है, मे बी बहुत कमर्शियल फिल्म है और बहुत ही घटिया स्क्रिप्ट है उसकी, लेकिन अच्छे पैसे मिल रहे हैं आपको उसमें, और एक बहुत मीनिंगफुल फिल्म है, मतलब इस तरह की फिल्म जो कि आप वाकई करना चाहती थी या आप अपनी पूरी ज़िंदगी इंतज़ार कर रही थी उस तरह की फिल्म करने के लिए, लेकिन वो फिल्म आपको पे नहीं कर रही है। और डायरेक्टर और प्रोड्यूसर ने बोला कि देखिए हम ये फिल्म बना रहे हैं, वो बहुत ही एकदम बिल्कुल बहुत ही कम बजट में है, हम आपको पैसे नहीं दे पाएंगे, सिर्फ आपको ट्रैवल, आपको सस्टेन ट्रैवल दे पाएंगे। तो आप किस तरफ आप झुकेंगी? आप उस कमर्शियल फिल्म को उठाएंगी जो कि आपके घर का चूल्हा जलाने में आपको मदद करेगा, या उस मीनिंगफुल फिल्म जो आपको पे नहीं करेगा लेकिन आपको क्रिएटिव सेटिस्फैक्शन मिल रही है? मैं ऐसी इंसानों की, मुझे पैसे से ज़्यादा क्रिएटिविटी मैटर करती है। एंड आई थिंक कि आज का सिनेमा और लोग ग्रो हो रहे हैं टॉपिक्स को लेके, धीरे धीरे चेंज आता है, थोड़ा बहुत आ चुका है, शायद आगे भी आए कि टॉपिक्स और अच्छे अच्छे उठे। तो अगर ऐसी भी सिचुएशन होगी जैसे आपने बोला, तभी मैं क्रिएटिव को ही चूज़ करूँगी। तुम कमर्शियल फिल्म नहीं करोगी? मैं कमर्शियल फिल्म्स करूँगी, लेकिन अगर चॉइस ऐसी होगी ना कि एक बहुत अच्छी फिल्म है जो मेरा दिल बोल रहा है कि ये मेरी प्रोफाइल के लिए इट्स वेरी गुड, हाँ। एंड अगर कमर्शियल फिल्म करके वो मुझे सेटिस्फेक्शन, दोनों में चॉइस क्या है, सेटिस्फेक्शन उससे नहीं मिलेगी, इससे मिलेगी, तो मैं सेटिस्फेक्शन पे जाऊँगी। हाँ, लेकिन वो पैसे की ज़रूरत है आपको बहुत ज़्यादा। मैं कहीं यहाँ से कमा लूँगी। तो पैसे नहीं मिल रहे हैं ना उसको वहाँ पर। तो कोई नहीं, मैं कहीं और से दूसरा काम करके कमा लूँगी। अच्छा, ये तो सावेरी ने बहुत ही डिप्लोमेटिक आंसर दिया मुझे। और मैं चाह रहा था कि थोड़ा वो ऑनेस्टली बट मुझे स्क्रिप्ट जवाब बहुत दे। मैटर करती हाँ, है। लेकिन सावेरी बहुत डिप्लोमेटिकली उसको उसको उसने रफा दफा कर दिया। तो मैं एक दूसरा तीर फेंकता हूँ सावेरी की तरफ, जिसको वो
बच ना पाए जिससे। 2 में फेल हो चुकी हूँ मैं, जज वाले में भी हो गई। हाँ, जज वाले में भी फेल हो गई वो। और सावेरी एक बहुत ही डिप्लोमेटिक तरीके से इस इंटरव्यू का सामना कर रही है। वो अपने पूरे, मैं चाह रहा था कि बहुत ऑनेस्टली वो जवाब दे, जो कि ऑनेस्टली वो जवाब नहीं दे रही है। वो इंटरव्यू देने की कला में बहुत ज़्यादा निपुण हो गई हैं वो, और बहुत अच्छी तरीके से वो सारे जर्नलिस्ट को क्या बोलते हैं, हवा दे देती हैं वो। मास कम्युनिकेशन स्टूडेंट हूँ। हाँ, मास कम्युनिकेशन के स्टूडेंट हैं, और उन्होंने जो मास कम्युनिकेशन में सीखा है उसको पूरी तरीके से वो इस्तेमाल कर रही है इस इंटरव्यू में भी, और वो मुझे सही जवाब नहीं दे रही हैं बार बार। अच्छा, कौन से डायरेक्टर, जाने माने डायरेक्टर के साथ आप, कोई ऐसा डायरेक्टर है जिसकी फिल्म्स आपको बहुत पसंद है और आप उस डायरेक्टर के साथ काम करना चाहेंगी? इम्तियाज़ अली, अनुराग। इम्तियाज़ के साथ क्यों काम करना चाहती हैं आप? उनका विजन अलग होता है, ओके। काफ़ी डिफरेंट है वो बाकी से। तो उनकी फिल्म्स भी बहुत क्रिएटिव होती हैं, जैसे तमाशा भी हो या बाकी सारी है। मुझे अनुराग कश्यप, अनुराग बासु, इन सब के साथ भी बहुत मन है काम करने का, मैंने सुजीत सरकार के साथ भी। तो कोई एक फिल्म, इन सब की, इम्तियाज़ अली का नाम लिया आपने, अनुराग कश्यप का नाम लिया, सुजीत सरकार का नाम लिया, कोई एक फिल्म जो कि आपको बहुत पसंद आई इन सारे डायरेक्टर्स की? मैंने जैसे अभी बताया तमाशा थी, मद्रास कैफ़े भी अच्छी है। मतलब इनकी जितनी भी फिल्म्स होती है मुझे मोस्टली पसंद आती है, क्योंकि इनका डायरेक्शन का लेवल थोड़ा डिफरेंट है बाकी डायरेक्टर से। आप जब अगर मैं डायरेक्टर्स की बात करूं, आप मतलब आप थिएटर में रह चुकी हैं, आपने अलग अलग डायरेक्टर्स को आपने फेस किया है ना, थिएटर में भी और फिल्म्स में भी, मतलब आपको मालूम है कि किस तरीके से हर इंसान काम करता है। तो आप कैसे डायरेक्टर्स को अप्रिशिएट करती हैं? अच्छा, सवाल यह है कि आर यू अ डायरेक्टर्स एक्टर? मतलब आप अपने आप को पूरी तरीके से एक डायरेक्टर के हाथ में छोड़ देती हैं और बोलती हैं कि अब जिस तरीके से मुझे मोल्ड करना है आप मोल्ड कर लो, या आप एक अपना एक थॉट प्रोसेस लेकर आती हैं, और अगर आप एग्री नहीं करती तो यू विल फाइट फॉर योर पर्सपेक्टिव? मेरे अकॉर्डिंग मैं दोनों हूँ। जैसे मेरी भोर फिल्म भी थी, तो मैंने डायरेक्टर उन्होंने जो जो बोला मैंने वो किया। कई सिचुएशंस ऐसी थी जिसमें मैंने उन्हें बोला कि मुझे लग नहीं रहा कि ये चीज़ फिट बैठ रही है। तो एक डायलॉग हुआ, नॉर्मल डायलॉग, फॉर एग्जांपल कोई भी लड़की का, उस लड़की का आप कुछ भी सीन उठा सकते हैं, उसका मेंटल फीलिंग्स एंड ऑल जो भी होता है। तो मैंने कुछ सजेस्ट किया उनको एक नॉर्मल डायलॉग की तरह, उन्होंने एग्री किया। मतलब मेरा होता है कि बैलेंस करके चलती हूँ मैं। जैसे टाइपराइटर में भी था मेरा, आपने जो मुझे विजन बोला मैंने वो भी किया और अपना भी इंक्लूड किया, लेकिन कोई लड़ाई नहीं होती। इंसान को, हर एक्टर को बैलेंस करना आना चाहिए, क्योंकि एक आपका विजन होता है, एक डायरेक्टर का, दोनों को मिक्स करके अगर आप करेंगे तो बहुत अच्छा काम निकलता है। नहीं, मैं टाइपराइटर में एज अ डायरेक्टर में बहुत ही प्लेजेंटली मैं सरप्राइज था। ऑफ कोर्स मुझे मालूम था कि सावेरी एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग थिएटर बैकग्राउंड से आती है, लेकिन एक हम लोग बहुत ही टाइट स्केड्यूल में थे हम लोग, और अगर मुझे ऐसा लगता है कि अगर सावेरी का वो एक स्ट्रॉन्ग थिएटर बैकग्राउंड नहीं होता तो शायद मुझे नहीं लगता है कि हम लोग इस फिल्म को शूट कर पाते, या इतनी अच्छी तरीके से शूट कर पाते जिस तरीके से हम लोगों ने शूट किया। तो मैं उस लिहाज से मैं सावेरी की तारीफ़ करना चाहूँगा कि मतलब इमोशनल सीन्स हों, और मुझे ऐसा लग रहा था कि सावेरी के पास एक प्रोसेस है कि जब उसको दुखी होना है तो वो अपने इंटरनली उसके अंदर एक प्रोसेस होता था, और वो एक मोल्ड एक स्पेस में चली जाती थी और परफॉर्म करती थी। तो सावेरी, जो आपका जो एक जो प्रोसेस है, एक एक्टर्स प्रोसेस है, वो क्या है? मतलब कि क्या प्रोसेस है वो? बचपन से मैं थिएटर कर रही हूँ, मैंने देखा अपने आसपास इतने एक्टर्स को, इवन हमारी इंडस्ट्री में जितने एक्टर्स हैं, मैं बड़े बड़े डायरेक्टर्स तक से मिली हूँ। तो मेरा होता है कि मैं जब, मेरी बहुत गंदी आदत है, मतलब कई बार लोग मुझे टोक देते हैं, मैं बहुत ज़्यादा ऑब्जर्व कर लेती हूँ लोगों को, और ना वो मेरी चीज़ें अंदर बस जाती हैं। अगर कोई मुझे हिंट भी देगा ना कि वो इंसान खाली ये बोल के उसकी ये एक्टिविटी है, तो मैं बता दूंगी कि ये वो इंसान है। इवन मैं आवाज़ भी पहचान लेती हूँ, उनका पर्सनैलिटी, चलने का तरीका, अलग अलग चीज़ में बहुत जल्दी ग्रैब कर लेती हूँ। शायद ये वाली मेरी जो पावर है वो मुझे ज़्यादा प्रोसेस में हेल्प करती है। फॉर एग्जाम्पल मेरे भोर में हम लोगों ने टैनिंग की, बहुत कुछ किया, बहुत हार्ड प्रोसेस था उसका। तो मैं एक इंटरव्यू दे रही थी, तो मुझे उन्होंने, जर्नलिस्ट ने पूछा कि ये तो टॉर्चर हो गया आपका, इतना हार्ड प्रोसेस,
कोई नहीं करेगा, बट मेरे अकॉर्डिंग अगर ये प्रोसेस नहीं होता तो बुद्धि निकल के नहीं आती। और ये प्रोसेस हुआ मेरे थिएटर की वजह से। हमें थिएटर में बहुत स्ट्रेंथफुल चीज़ें सिखाई जाती हैं, बहुत स्ट्रगल हमने किया, अलग अलग एक्टिविटीज़ होती हैं, एक रफ सिचुएशन में हमें रहना सिखाया गया है कि आप कैसे हर चीज़ में ढल जाओ, हर कैरेक्टर में ढल जाओ। वो प्रोसेस मेरा बचपन से रहा है, चाहे मेरी फैमिली में मुझे वैसा रखा हो, समझ में वैसे मेंटली वो चीज़ें सिखाई हो, या फिर थिएटर में, तो शायद वो चीज़ें आगे मुझे हेल्प करती रहती है मेरे कैरेक्टर्स में। अच्छा साहब, जैसे आप ऑफ कोर्स आप एक ट्रेंड एक्ट्रेस हैं, लेकिन एक एक होता है, एक नेचुरल एक्टिंग होती है और एक मेथड एक्टिंग होती है ना। मतलब काफ़ी सारे जो एक्टर्स, कई एक्टर्स ऐसे होते हैं जो कि अपने आप को पूरी तरीके से एक रोल में ढालना पसंद करते हैं, है ना, कि अगर उस रोल की रिक्वायरमेंट है कि उनका वेट ज़्यादा होना चाहिए तो अपना वेट बढ़ा लेते हैं, या वेट घटाना हो तो वेट घटा लेते हैं, या बॉडी बनानी है तो बॉडी बना लेते हैं। तो आपको क्या लगता है कि एज एन एक्ट्रेस क्या उसकी एक लिमिट होनी चाहिए, या आप भी उस तरह की एक्ट्रेस हैं जो कि एक रोल के लिए किसी भी हद तक उस लुक को पकड़ने के लिए किसी भी हद तक जा सकती हैं? हाँ जी, क्योंकि मैंने अपने भोर के टाइम पे भी यही किया था। मैंने 2 महीने खुद को टैन किया है, अपना वेट कम किया, 38 से ज़्यादा बढ़ने नहीं दिया था, क्योंकि मेरी प्रॉब्लम है, मेरा वेट आता है तो मेरे चीक्स पे आता है सबसे पहले, और चीक्स पे आने पे आपकी एक एज दिखती है और एक रिचनेस दिखती है कि आप खाते पीते परिवार के हो, एंड जो मुझे कैरेक्टर करना है वो है ही नहीं। तो वो सब देखा, रोज़ अपनी डाइट पे बिल्कुल कंट्रोल करना, बिल्कुल लिक्विड पे जाना, कि कहीं हद से भी एक कैमरे के एक सीन में मेरे चीक्स इतने बड़े ना आ जाए कि मुझे प्रॉब्लम हो जाए दोबारा से वो करना। इवन जो टेक्सचर होता है स्किन का, हमें भट्टियाँ होती हैं जहाँ पे ईंट बनती हैं, तो नीचे क्या होता है, भाप आती है, तो वहाँ लेके जाते थे और मेरी स्किन पे वो भाप दी जाती थी, और बट बहुत पेनफुल होता था नो डाउट, लेकिन उस वजह से आई गेस कि मेरा टेक्सचर आ पाया, वो जो रफ रॉनेस थी वो आ पाई, बॉडी की मेरी जो फ्रेगनेंस होती है वो चेंज हो पाई उसकी वजह से। इवन मेरे हेयर का जो टेक्सचर था वो सब चेंज हुआ, क्योंकि मुझे इतनी गाँव में अलग अलग एक्टिविटीज़ करवाई गई, इतने रफ सिचुएशंस पे रखा गया कि लोग आज भी मेरी फिल्म देखते तो उन्हें लगता है कि डॉक्यूमेंट्री फिल्म चल रही है, उनको लगता ही नहीं कि ये फिक्शन है, ये रियलिस्टिक बेस्ड फिक्शन है, एक्टर्स हैं वो, नॉन एक्टर्स नहीं है। तो शायद वो उस प्रोसेस की वजह से मेरा इतना रियल हो पाया, और मुझे लगता है कि आपका जो भी कैरेक्टर है आपको उसमें ढल जाना चाहिए, आपका काम ही है ये, मेरा प्रोफेशन है ये। तो काफ़ी मतलब काफ़ी सारे एक्टर्स जो बहुत ही स्ट्रॉन्ग थिएटर बैकग्राउंड से आते हैं, वो मतलब अपनी पूरी ज़िंदगी वो थिएटर नहीं छोड़ पाते, मतलब है ना, किसी ना किसी सूरत में वो थिएटर कंटिन्यू करते हैं। तो तुम्हारे अंदर भी वो चीज़ है कि मैं आगे जाकर भी थिएटर और फिल्म्स को किसी ना किसी तरीके से बैलेंस करती रहूँगी? क्योंकि जहाँ से आपने जन्म लिया उस चीज़ को छोड़ ही नहीं सकते, उसी चीज़ की वजह से मैं फिल्म्स कर पा रही हूँ। क्योंकि अगर मैं यहाँ एक्टिंग नहीं सीखती, ज़िंदगी को जीने का तरीका नहीं सीखती, तो मैं इतने अच्छे से काम ही नहीं कर पाती कि लोग आज मुझे मेरे भोर के लिए अप्रिशिएट कर रहे हैं, मेरी मतलब दूसरे स्टेज प्लेस के भी लोग मुझे अप्रिशिएट कर रहे हैं, शायद उसी वजह से, क्योंकि मैं सीखा है मैंने वो सब। थिएटर पर्सनालिटीज़ में कौन कौन लोग हैं जिनको आप बहुत अप्रिशिएट करती हैं? सुरेखा सीकरी मैम, पंकज त्रिपाठी अंकल, एंड मनोज बाजपेयी, ये सारे जितने भी इंडस्ट्री में गए हैं बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। मतलब एक तरीके से लेजेंड्स बोला जाएगा उनको, लेजेंड्स ऑफ इरफान खान, वो तो उनकी ऐसी भी कोई फिल्म नहीं होगी कि कोई ना रोए, मतलब इतना अच्छा करते थे वो। और क्या क्या सीखा है आपने इन सब एक्टर्स में से? क्या क्या एक क्वालिटी आप में क्या सीखी है आपने इनसे? सुरेखा सीकरी मैम से ये सीखा कि आपकी ज़िंदगी अलग है, कैरेक्टर की ज़िंदगी अलग है। आप जब कैरेक्टर में हो तो आप वो कैरेक्टर हो, आप उस वाली चीज़ों को ला ही नहीं सकते। तो ऐसे ऐसे डिफरेंट चीज़ें इरफान खान से भी, उनकी वो आँखों से खेलते थे, तो मैं अभी तक ला नहीं पाई हूँ वो चीज़ें, बट मुझे चाहिए कि मैं भी एक ऐसी एक्टर बनूँ जो आँखों से खेलूँ। मतलब वो इतना एफर्टलेस है कि उनको बोलने की भी ज़रूरत नहीं है, खाली म्यूज़िक भी चले तो अगर वो सामने बैठे हों तो वो आँखों से पूरा सीन डिपिक्ट कर रहे हैं। तो सबका ऐसे ऐसे है। तुम्हें सख्त नापसंद किस तरह के लोग हैं? सख्त नापसंद फेक लोग ऑब्वियसली, जो अच्छा। आगे कुछ हो पीछे कुछ हो। अच्छा, और तुम्हें समझ में आ जाता है कि हाँ। ये इंसान मेरी इंट्यूशन बहुत तगड़ी होती है, मैं ये पहली बार में मिलके बता सकती हूँ कि फ्यूचर में कुछ गलत होने वाला है।
या फिर ये पर्टिकुलर इंसान की पर्सनैलिटी ये है और ये करेगा। तो वही मेरे को मेरे फ्रेंड सर्कल में भी यही बोलते हैं, अगर वो अपने फ्रेंड्स को लेके आते हैं तो मैं हमेशा एकदम सामने कुछ ज़्यादा ही मैं स्ट्रेट फॉरवर्ड हूँ ना, मुंह से निकल ही जाता है मेरे, तो वो लोग यही कहते हैं तू बोला ही मत कर बिल्कुल, या फिर आया मत कर। मतलब तुम उनको बोल देती हो कि हाँ, मैं आपको पसंद नहीं करती? नहीं, मैं ये बोल देती हूँ कि मुझे लग रहा है कि इंसान से ये चीज़ होने वाली है तो थोड़ा डिस्टेंस रखो, और वो हो जाता है। तो लोग मुझे ये अच्छा। कहते हैं कि तू आया ही मत कर, तेरे मुंह से जो निकलता है वो हो जाता है। मतलब क्या, मतलब क्या क्या होने वाला है, मतलब एग्जाम्पल? फॉर एग्जाम्पल मेरी कोई फ्रेंड है, वो अपनी फ्रेंड को लेके आई है, तो मैं उसे अगर मैंने देखा तो मुझे लगता है कि मैं उसे बोलती हूँ कि प्रोफेशनली तुम्हें हार्म करने वाली है, मुझे ऐसा लग रहा है पहली बार में देख के, एंड वो चीज़ हो जाती है। तो इसलिए सब लोग मुझे बोलते हैं कि तू दूर रहा कर, बोला ही मत कर। काली जुबान है। हाँ। मैं जज बहुत जल्दी स्ट्रॉन्ग कर लेती ऑब्जर्वेशनल पावर। हूँ। मैं कभी कभी हाँ। रिग्रेट करती हूँ इस चीज़ पे कि मुझे जज बहुत जल्दी हो जाता है, तो क्या, अच्छा, जजमेंट तो प्रॉब्लम जैसे होती है। तुमने जज वर्ड का यूज किया, क्या तुम समझती हो कि तुम लोगों को जज करती हो बहुत जल्दी, या तुम उसको वो मौका दोगी उस इंसान को कि वो अपने आप को प्रूव करे, या तुम एकदम से एक ओपिनियन फॉर्म कर लेती हो कि ये बंदा तो ये ऐसा है, और फिर उस ओपिनियन को बदल पाना बहुत मुश्किल है? नहीं, ऐसा नहीं है। मेरे को जब अपने हर एक के लिए ऐसा नहीं होता, बट कोई पर्टिकुलर पर्सन है जिसका लग रहा है ना कि ये लोग ऐसे हार्म करेंगे या कुछ करेंगे, तो निकल जाता है वो मुंह से। बट मैं उनसे पर्सनली वो ग्रजेस नहीं रखती किसी से भी, मैं बहुत नॉर्मल हूँ, मैं सबके लिए न्यूट्रल हूँ। और शायद हर एक इंसान को, स्पेशली एक्टर्स को, होना चाहिए न्यूट्रल, क्योंकि आपकी लाइफ में इतने अप एंड डाउन्स आएंगे, और इंडस्ट्री में बहुत स्ट्रगल्स हैं। अगर आप ऐसी ग्रजेस लेते रहे तो आप काम ही नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हर एक इंसान का अपना एक स्ट्रगल है, अपनी जर्नी है, वो अपनी जी रहा है। मुझे अगर पसंद नहीं आया कोई, तो उसमें उसका फॉल्ट नहीं है, मेरा फॉल्ट है, मुझे पसंद नहीं आ रहा। तो अगर मैं ग्रजेस रखती रहूँगी तो सिचुएशंस ख़राब होंगी, मैं उसे नेगेटिव वाइब्स दूंगी, तो वो चीज़ें ख़राब होती रहेंगी। मैं अपना जीना पसंद करती हूँ, मुझे लगता है कि ठीक है, कोई जा रहा है जाओ, नहीं पसंद आया अपना तो चलो, क्योंकि एक लाइफ है, आपको अपने लिए जीना है, अपनी फैमिली के लिए जीना है। तो नेगेटिव वाइब्स में बिलीव नहीं करती मैं। आर यू अ फैमिली पर्सन? हाँ। मतलब यू वेरी क्लोज टू योर फैमिली। और फ्रेंड सर्कल कैसा है आपका? बहुत लिमिटेड है, लेकिन वो भी फैमिली है पूरी, मतलब ऐसा बना है। मतलब वो आपके जो भी फ्रेंड्स हैं वो बहुत अच्छे दोस्त हैं आपके? मेरे या तो नॉर्मल लोग होते हैं, मतलब नॉर्मली किसी से बात कर ली ठीक है, लेकिन अगर 4 फ्रेंड है ना तो वो बिल्कुल क्लोज और फैमिली है। अच्छा, मतलब उनके साथ आप सब कुछ शेयर कर लेती हैं, मतलब इस तरह के फ्रेंड्स हाँ, हैं? मेरी फैमिली भी वैसी ट्रीट करती है उन्हें। अच्छा अच्छा अच्छा। आप आगे जाके बहुत ज़्यादा पैसा कमाना चाहेंगी? कितना पैसा कमाना चाहेंगी? 1 अच्छा, मैं करोड़, अपना 2 सच करोड़? बोलती हूँ, मैं बिलियनियर बनना चाहती हूँ। हाँ, वर्ल्ड की billionaire 3rd बनना नंबर है। के बिलियनियर। थर्ड क्यों, पहला क्यों किसी नहीं? और को मौका दे दिया। अच्छा, मतलब एक इतना हजम नहीं होगा मुझे वैसा। अच्छा, मतलब एक बिल गेट्स को मौका दे दिया जाए, है ना? हाँ, और मैं अच्छा। चाहती हूँ फिर वो, ऑब्वियसली उन चीज़ों से भी मैंने सोचा, सारा अपने पे नहीं लगाना है। मैंने जितने भी थिएटर हैं कोशिश करूँगी, क्योंकि थिएटर में इतना नहीं, पैसा अच्छा, नहीं ओके होता। ओके, सवाल ये है कि अगर तुम्हारे पास 1 करोड़ रुपए है, 1 करोड़ को तुम्हें एक दिन में खर्च करना है, क्या करोगी? पहले मैं सबसे पहले अपने पेरेंट्स को पॉकेट मनी दूंगी। अच्छा, कितना कितना भाई बताओ, मतलब 1 करोड़ है, 10 10 लाख। हाँ। 10 लाख पापा के पास चले गए, 10 लाख मम्मी के पास चले चले गए। गए। अच्छा, ठीक है, आगे? और मुझे पता है जो उनके पास जाएंगे वो सोशल वर्क में ही यूज होंगे। ओके ठीक है। ओके। और बाकी मैं ज़्यादा कोशिश करूँगी कि हमारा NGOs वगैरह बहुत होते हैं, इवन जैसे मेरा सपना है जहाँ पे मैं बिहार में थी, मेरे फादर का, कि वहाँ पे लाइब्रेरीज क्रिएट करनी है। और कोशिश है जितने भी शराब के ठेके वगैरह हैं उनको कम करा जाए वहाँ पे, और स्कूल्स बना जाए, और स्कूल में भी ऐसी फैकल्टी रखी जाए जो स्ट्रांग हो। क्योंकि जब मैं वहाँ गई थी, वो लोग कुछ भी एक ही टीचर सब कुछ पढ़ा रहे हैं और पढ़ा भी नहीं रहे हैं, क्योंकि किसी को भी टीचर बना दिया। इवन वहाँ पे डॉक्टर्स नहीं थे, मेरे चोट लगी थी तो मैं वहाँ पे गई, तो वहाँ डॉक्टर नहीं, कंपाउंडर बैठा, कंपाउंडर भी नॉर्मल लड़का सा था, उसको इंजेक्शन लगाने के लिए बोला, बट मैंने लगवाया नहीं। और कितने ऐसे लोग होते हैं उनके पास रिसोर्सेज नहीं है, उन्हें पता ही नहीं है कि और अच्छे डॉक्टर हो सकते हैं, उनसे लगवा लेते हैं, उनकी हेल्थ ख़राब होती है। तो मेरा मानना है कि मैं वहाँ लगाऊंगी पैसा, मुझे अपने ऊपर नहीं खर्च करना। तुम्हारे क्या शौक है? मेरा बस स्पिरिचुअलिटी, बुद्धा जी एंड ऑल, मुझे कितना भी कर दो मेडिटेशन में। अच्छा, तुम तो एकदम ऐसे बोल रही हो कि बिल्कुल मतलब कि हाँ, मतलब कि अब क्या बोलते हैं ना कि मोक्ष पा लिया अब तो।
हाँ नहीं, अभी देर है। हाँ अभी देर है। सो हाँ बट स्टिल मतलब कि क्या मतलब शौक, डिप्लोमेटिक मत आंसर मुझे तो मतलब किस टाइप के आप? I मेरे don't ट्रैवलिंग know. में बहुत ट्रैवलिंग का शौक है, हाँ, मतलब क्या मतलब कहाँ पूरा वर्ल्ड घूमना चाहती हूँ। पूरा वर्ल्ड? अच्छा कहाँ का एक मतलब कि यूरोप जाना चाहती हो, अफ्रीका जाना चाहती हो, मतलब कौन सी कंट्री जाना हर बहुत? जगह, जहाँ भी। मेरे को सबसे पहले जापान जाना है, जापान क्यों जाना है? क्योंकि टेक्नोलॉजिकली तो बहुत हाई है, वो तो साइड रखते हैं, लेकिन मुझे ना उनका स्किन के लिए जो उनकी टेक्निक्स होती हैं स्किन केयर के लिए, मुझे वो बहुत अट्रैक्ट करती है। तो मुझे जाना है वहाँ पे देखने की क्या क्या चीज़ें, तो उस चीज़ के लिए। और ऐसे ऐसे जैसे अमेरिका जाना है वहाँ का थिएटर देखने के लिए। तो डिफरेंट डिफरेंट जगहों की डिफरेंट चीज़ें हैं। मैं पाकिस्तान जाना चाहती हूँ, वहाँ के उर्दू की जो बेसिक चीज़ें होती है मुझे वो जाननी है, और उनकी जो सीरीज़ निकलती है, मैं आजकल नेटफ्लिक्स पे बहुत देख रही हूँ, तो वो कैसे करते हैं, क्या करते हैं, वो लिटरेचर क्या होता है, उर्दू लिटरेचर, मुझे वो जानना है। तुम्हारा भाषा पे पकड़ कैसी है? मैं स्लो लर्नर हूँ, लेकिन अगर एक बार पकड़ती हूँ तो भूलती नहीं हूँ। जैसे मैंने भोर के टाइम पे भी किया था, मगही मुझे बोलनी थी, और मुझे ना भोजपुरी आती थी ना मगही आती थी, और मुझे समझ भी नहीं आती थी। तो डेली अगर मैं जुट जाती हूँ ना कि मुझे करना है, तो मेरे लिए पूरी दुनिया अलग है। मेरे घर का फ़ोन भी बजता रहे तो भी नहीं देखूंगी मैं, तो मैं उस पर करती रहती हूँ। इवन जब मैं दिल्ली आई थी, मुझे 1.5 साल लगा अपनी लैंग्वेज, मतलब अपनी बोल चाल में, टोन में, उस लैंग्वेज का प्रोनाउंसिएशन जो भी था, एक्सेंट को हटाने के लिए। अभी भी कई बार आ जाता है वो एक्सेंट मेरे जुबान पे। जो कि ठीक है, मतलब कोई बुरी बात नहीं है उसमें। हम तो वैसे ही इतनी खिचड़ी भाषा बोलते हैं, मतलब मैं दुबई में था तो तो वहाँ पर टैक्सी ड्राइवर था, नहीं सॉरी मेरा जो मुझे क्योंकि वहाँ पर अलग लाइसेंस लेना पड़ता है, तो आपको वहाँ पर ड्राइविंग सीखनी पड़ती है। तो मुझे बोलता है कि सर, मैं बोलने लगा, मैं बोला तो बोला कि सर आप क्या लाहौर से हो? मैं बोला कि नहीं लाहौर से नहीं हूँ, मैं दिल्ली से हूँ। अरे सर लाहौर और दिल्ली तो एक ही चीज़ है ना? तो जो लाहौर में जो भाषा बोली जाती है, दिल्ली में जो भाषा बोली जाती है, वो बिल्कुल एक जैसी है, मतलब है ना? क्योंकि हम लोग भी जो भाषा बोलते हैं उसमें हल्का सा लहजा बदल जाता है। हिंदी भी है, पंजाबी भी है, उर्दू भी है। मतलब अगर हम बोले कि हम उर्दू नहीं बोलते तो हम गलत बोल रहे हैं। हम उर्दू बोलते हैं, हाँ हम लोग उर्दू बोलते हैं, हम लोग पंजाबी बोल रहे हैं, हम लोग हिंदी बोल रहे हैं, हम लोग ब्रज भी बोल रहे हैं, उसमें पता नहीं और कितने इन्फ्लुएंसेस हैं। तो हम लोग बहुत सारी भाषाएं का एक मिश्रण जो होता है वो हम लोग बोलते हैं। और जिस तरह के माहौल में हम लोग रहते हैं, अंग्रेजी ही बोलते हैं उसमें, तो मुझे ऐसा लगता है कि वो एक शुद्धता हासिल करना बड़ा मुश्किल हो जाता है ना? तो अच्छा, एक जो विमेन एम्पावरमेंट के ऊपर आपका क्या मतलब कि क्या मतलब आपकी राय है? मतलब कि हाउ स्ट्रांगली डू यू फील about independence of a woman? It's very important. फॉर एग्जाम्पल मैं जब बिहार गई थी तो मैंने देखा कि कितनी अनएजुकेटेड गर्ल्स हैं वहाँ पे, उनको पता ही नहीं है, उनके साथ टॉर्चर हो रहा है, सह रही हैं वो, क्योंकि उन्हें लगता है कि यही ज़िंदगी है और ये सहना ही है उनकी। तो 13 ईयर्स की गर्ल्स हैं वहाँ पे, उनकी शादी हो चुकी है, प्रेग्नेंट है। मैं सिटी की गर्ल होके मैं ये इमेजिन नहीं कर सकती कि मैं 25 या 24 की होके भी ये सारी चीज़ें मैनेज करूँगी, शादी एंड ऑल, अपना करियर नहीं देखूँगी या फिर किसी का टॉर्चर हैंडल करूँगी। शायद मैं दिल्ली की हूँ इसलिए मुझे इतना स्ट्रांगनेस है, बट दिल्ली में भी कई लड़कियाँ ऐसी हैं, मैंने देखा है कि वो होने देती हैं जो हो रहा है। एम्पावरमेंट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि हर चाहे मैन हो या विमेन हो इक्वल हैं। किसी ने मैन को राइट नहीं दी है कि वो डोमिनेट करे उन्हें, और अगर औरत होने देगी तभी कोई करेगा। अगर हम खुद ही इतना स्ट्रांग होंगे तो कोई हमें नहीं कर सकता। तो बहुत ज़्यादा ज़रूरत है अभी, क्योंकि नीचे तबके लोगों में भी, हाई क्लास में भी बहुत कुछ होता है, लेकिन जो आपके गाँव है ना, वहाँ पे बहुत बुरी हालत है अभी। लेकिन जब आप एक बहुत आप, आई कम्प्लीटली एग्री विथ यू, मतलब लेकिन आप बहुत गहराई में जाते हो तो अक्सर चीज़ें मुश्किल होती हैं, मतलब बैलेंस करनी औरतों के लिए अक्सर मुश्किल हो जाता है। तो मतलब कैसे मतलब उस बैलेंस को कैसे मेंटेन किया जाए? कई बार ये होता है कि जैसे मैंने बिहार में कई लेडी से बात की, उनको बोला कि गलत हो रहा है, आप मत करिए ऐसे, आप सहन कर रहे हैं, तो वो मेरे अगेंस्ट खड़ी हो गई थी उस टाइम पे, क्योंकि शायद इतने साल से उनका थॉट प्रोसेस जो चल रहा है उनके लिए मैं गलत हूँ और वो चीज़ सही है। तो उस चीज़ को बदलने में मुझे लगता है बहुत टाइम लगेगा। वो इसलिए भी है कि कहीं ना कहीं वो पढ़ी लिखी नहीं है। हाँ जी।
है ना, पूरी तरीके से एक जो पेट्रियार्की जिसको हम लोग बोलते हैं, पुरुष प्रधान जो एक समाज है उस पर डिपेंडेंट है वो लोग, है ना। अगर वो हस्बैंड से अलग होंगे तो शायद सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। तो कुछ मतलब वो हालात भी होते हैं। इन हालातों में पता नहीं मतलब किस तरीके से मतलब उस चीज़ को बैलेंस किया जाए। मतलब डू यू एग्री मतलब कि इस तरह की चीज़ें होती हैं काफ़ी? हाँ जी, हमारी नॉर्मल लाइफ में भी होती हैं, जैसे सिटी लाइफ में भी क्या होता है, लड़कियों की शादी हो जाती है, वो अपना करियर मैनेज नहीं कर पा रही होती शादी के बाद। लेकिन मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं हम बैलेंस कर सकते हैं अगर हम ट्राई करें तो। कई बार सिचुएशंस ख़राब होती हैं, लेकिन अगर हम खुद एक बार स्टेप फॉरवर्ड लेने की कोशिश करें, एक बार गिरेंगे, 2 बार गिरेंगे, लेकिन कभी तो खड़े होंगे। आप हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में हैं जहाँ पर इतना ज़्यादा है मतलब कि मतलब कि कई बार ट्रीटमेंट ढंग से नहीं होते हैं, है ना, काफ़ी हैरेसमेंट के केसेस आपके आते हैं। तो आप कैसे मतलब कि किस तरीके से आप डू यू थिंक आप बहुत स्ट्रांग हैं और अगर इस तरह का कुछ हुआ तो आप यू विल टेक अ स्टेप एंड यू विल पुट योर फुट डाउन? ऑब्वियसली, बेसिकली आई थिंक कि ऑब्जेक्टिफिकेशन ज़्यादा हो रहा है विमेन का इंडस्ट्री में, जिसको कम होने की ज़्यादा ज़रूरत है। दोनों तरफ, दोनों जेंडर का हो रहा है, मतलब हाँ जी। ऑब्जेक्टिफिकेशन आदमी को भी हो रहा है, औरतों का भी हो रहा है। एड्स में भी लड़की का ऐड नहीं होगा, अगर बॉयज़ का भी होगा तो उसमें भी लड़कियों को ऑब्जेक्टिफाई करके यूज़ किया जाएगा। तो आई थिंक कहीं ना कहीं उन चीज़ों में भी इम्प्रूवमेंट आने की ज़रूरत डू यू है। थिंक ऑब्जेक्टिफिकेशन इज बैड? कई कुछ सिचुएशंस में बैड है ये, क्योंकि फिर आदमी आपको प्रॉपर्टी की तरह, मटेरियल की तरह देखता है। चाहे आप वो है नहीं, आप कितनी भी स्ट्रांग होंगी, लेकिन आदमी आपको वो देख रहा है। क्योंकि मैंने गांव-गांव जाके काम किया, तो मैंने उनकी मेंटालिटी समझने की कोशिश की है। वो लोग ये सोचते हैं कि जो दिखाया जा रहा है इसका मतलब लड़कियां मटेरियल ही हैं, तो वो उस तरह से ट्रीट करते हैं। एंड आई गेस इंडस्ट्री में, हिंदी इंडस्ट्री में, इंडियन इंडस्ट्री में ज़्यादा ज़रूरत है गर्ल्स को ज़्यादा और उठाने की, पोर्ट्रे करने की। तुम्हें अगर 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 किसी चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा निंदा जिसको हम बोलते हैं कि अगर बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी मिल रही है तो तुम उसको कैसे मतलब कि बहुत परेशान हो जाती हो, या मुझे लगता है कि नेगेटिविटी मिल या रही अगर है। तुम्हारा एक पर्सपेक्टिव है, अगर तुम समझती हो कि मैंने जो किया वो सही किया, भले ही पूरी दुनिया उसको गलत समझती है, तो जो तुम्हारा जो एक पहलू है, यू स्टिक टू योर पहलू एंड हाँ जी। बाकी लोग भाड़ में जाए। नेगेटिविटी अगर मैं लूँगी तभी मुझे मिलेगी, मेरा ये मानना है। अगर मैं लूँगी ही नहीं, लोग अगर दे भी रहे हैं, अगर मैं ले ही नहीं रही, तो कैसे मुझे अफेक्ट करेगी वो चीज़। और मुझे लगता है अगर मैंने मेरे दिल ने बोला ये चीज़ सही है, अगर मैंने कोई कंटेंट भी सही लिखा है या कुछ भी है, तो वो सही ही है। लोग क्या कह रहे हैं मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। और हर एक्टर को यही होना चाहिए, एक्टर क्या, हर नॉर्मल इंसान को भी, हर कैजुअली अगर कोई भी किसी से भी बात कर रहा है, कुछ भी किसी ने बोल दिया, तो उसे ये होना चाहिए, बोल दिया तो बोल दिया, इट्स ओके। तब तक हमें अफेक्ट नहीं करेगा जब तक हम खुद नहीं लेंगे उस चीज़ को। एक एक्टर के लिए अपना इनोसेंस मेंटेन करना कितना ज़रूरी है? हम लोग इंटेलिजेंट एक्टर्स की बात करते हैं, हम लोग एक्सपीरियंस्ड एक्टर्स की बात करते हैं, लेकिन अपना इनोसेंस, अपना चाइल्ड लाइक क्वालिटी मेंटेन करना एक एक्टर के लिए कितना ज़रूरी है? बहुत ज़रूरी, क्योंकि आपकी पहचान वो है। आप, हर एक इंसान यूनिक होता है। जो मेरी इनोसेंसी होगी वो आप में नहीं होगी, और वही क्वालिटी अगर मैंने छोड़ दी तो फिर मैं नहीं रहूँगी। और बहुत अगर आप इस फील्ड में जाएंगे या किसी भी फील्ड में जाएंगे, कई बार ऐसी सिचुएशंस आती हैं कि आप ना चाह के भी आपकी वो चीज़ें चेंज हो जाती हैं। तो सिचुएशन पे आपको खुद को बैलेंस करना बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। तो आपको समझना खुद पड़ेगा, रियलाइज़ करना पड़ेगा कि क्या चीज़ है जो मुझे मैटर कर रही है, जिसकी वजह से मेरी ये चीज़ अफेक्ट हो जाती है। तो उस चीज़ को अगर बैलेंस कर लिया और उसी समय आपने समझ लिया, तो शायद चीज़ें सही हो सकती हैं। आप कभी खुद को नहीं खोएंगे, और अगर आपकी इनोसेंसी रही तो आप हर कैरेक्टर को अच्छे से निभा भी पाएंगे। ये भी बहुत समझदारों वाला जवाब दे दिया। क्या बोलूं? हाँ, तो निष्कर्ष ये निकला है कि सावेरी जी बहुत इंटेलिजेंट एक्टर हैं, अपने वक्त से बहुत ज़्यादा पहले मैच्योर हो गई हैं, और बहुत ही डिप्लोमेटिकली वो मीडिया को हैंडल करती हैं। हालांकि हम लोग मीडिया नहीं हैं, लेकिन वो बहुत जल्दी चीज़ों को सीख गई हैं और इनका भविष्य बहुत उज्जवल है
है ना। तो इसी के साथ हम इस कॉन्वर्सेशन का सम को का मतलब ख़त्म करते हैं। ऑल द बेस्ट टू सावेरी। Thank you. So thank you very much.